Dear students, I am Mayank Kumar Dubey, lecturer SIC इंटर कॉलेज झांसी। तो हम लोग बीइंग की बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। बीइंग के स्पेशल केस होते हैं। तो जब बीइंग आता कहाँ है, जब इज़ और वॉज मुख्य क्रिया की तरह दिए गए होते हैं तो कॉम्प्लेक्स में उनके स्थान पर बीइंग लगा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सिंपल में होता है द डे बीइंग हॉट, दिन के गर्म होने पर। द डे बीइंग हॉट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क प्रॉपरली, मैं अपने गृह कार्य को उचित तरीके से नहीं कर सका। तो द डे बीइंग हॉट, तो पहले क्या दिया जाता था सेंटेंस आपको, द डे वॉज हॉट आई कुड नॉट डू माई वर्क, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क प्रॉपरली। या द सन इज़ हॉट, सूरज गर्म है। द सन इज़ हॉट, सूरज गर्म है। द फार्मर्स कैन नॉट गो आउट, किसान बाहर नहीं जा सकते हैं। द सन बीइंग हॉट, द फार्मर्स कैन नॉट गो आउट। द डे वॉज संडे, द डे वॉज संडे वी सेलिब्रेटेड पिकनिक। द डे बीइंग संडे वी सेलिब्रेटेड पिकनिक। तो अब आप समझ गए होंगे कि बीइंग कहाँ लगाया जाता, जब वॉज या वर मुख्य क्रिया की तरह दिए जाते हैं तो हम उनको रिमूव करके सिंथेसिस के अंतर्गत बीइंग लगा देते थे। तो सिंपल सेंटेंसेस में क्या देख रहे हैं आप कि बीइंग लगा होगा। ओके, गॉट इट। अब जब आप डिटेल स्टडी कर लेंगे फिर आप इनको चेंज कर पाएंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट अब है अपने पास में यूज़ ऑफ फ्रेज इन एपोजिशन। फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके, फ्रेज इन एपोजिशन क्या होता है कि एक बड़ा सा फ्रेज किसी व्यक्ति के बारे में कोई तारीफ़ कर रहा होता है, विशेषता बता रहा होता है, तो उसको हम उस व्यक्ति के जस्ट बगल में रखते हैं और फिर शेष सेंटेंस को लिख देते हैं। लेकिन हाँ, उस व्यक्ति के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर फ्रेज इन एपोजिशन, फिर कॉमा लगाते हैं और फिर शेष सेंटेंस। जैसे मिल्टन, मिल्टन कॉमा अ फेमस पोइट वॉज ब्लाइंड। मिल्टन अ फेमस पोइट वॉज ब्लाइंड। मिल्टन एक फेमस पोइट मतलब कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो थे, प्रसिद्ध कवि वॉज ब्लाइंड, अंधे थे। विराट इंडियन कैप्टन स्कोर्ड 60 रन्स। तो विराट के बाद कॉमा, इंडियन कैप्टन कॉमा स्कोर्ड 60 रन्स। ओके, तो ये फ्रेज है जो बता रहा है कि वो इंडियन कैप्टन है। इंदिरा गांधी द लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी, देखिएगा ध्यान से, इंदिरा गांधी द लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी के बाद हम लोग कॉमा देंगे। द लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉमा वॉज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये द लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्या हो गया, फ्रेज इन एपोजिशन। अब इसी से मिलता जुलता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बारे में बता देते हैं। फ्रेज इन एपोजिशन थोड़ा सा बड़ा है, एडजेक्टिव थोड़ा छोटा होता है। एडजेक्टिव जो है वो छोटा। एडजेक्टिव क्या होते हैं, वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। हालांकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं पर इससे मिलता जुलता है। इसमें फ्रेज एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है, उसमें एडजेक्टिव आपके बारे में बताएगा कुछ। इंटेलिजेंट हुआ, वाइज, क्लेवर, इसके बाद में जो डीप, ये सारे एडजेक्टिव्स, ब्यूटीफुल, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो कोई भी अपन ले सकते हैं। एडजेक्टिव्स कैसे ले सकते हैं, देखिएगा। दिस इज़ द फेमस इंस्टीट्यूशन, यह एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, तो फेमस। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक इंटेलिजेंट लड़का है। दिस इज़ अ डीप वेल, यह एक गहरा कुआं है, तो डीप ये एडजेक्टिव है। तो इनको चेंज करना होगा, ये काय में आते हैं, सिंपल सेंटेंस में। नाउ वी शैल टेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, वी शैल टेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में 3 प्रकार के क्लॉज आया करते हैं, नाउन क्लॉज,
एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो देखिएगा नाउन क्लॉज की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में डेट का प्रयोग किया जाता है और यहाँ डेट का मतलब की होता है, एज अ कंजंक्शन यूज़ होता है और डेट का मतलब की होता है। जैसे इट इज़ कन्फर्म दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, इट इज़ कन्फर्म दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। यह कन्फर्म है कि वह एक ऑनेस्ट लड़का है। इट इज़ माई फर्म बिलीव दैट ही विल गेट फर्स्ट क्लास दिस ईयर। यह मेरा पक्का विश्वास है कि वह इस साल फर्स्ट क्लास प्राप्त करेगा। ओके, तो यहाँ हमने आपको दे रखा है, देखिएगा, इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है, दैट ही इज़ ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। ये नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। इट इज़ माई फर्म बिलीव दैट ही विल पास दिस ईयर, यह मेरा पक्का विश्वास है कि वह इस साल पास हो जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिया। तो डैट का प्रयोग होता है और वहाँ डैट का अर्थ की हुआ करता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट अब देखिएगा आप इधर पर, इट इज़ सर्टेन, ये तो हो ही गया। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज में आपने डैट का प्रयोग सीखा। अब एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होगा, हु का प्रयोग करके। अब यहाँ हु का मतलब जो कि या जिसने, जो कि या जिसने होगा। हु का अर्थ क्या होगा, जो कि या जिसने। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो द गर्ल हु sang a sweet song on the stage yesterday। मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसने कल स्टेज पर अच्छा गीत गाया था। आई नो द गर्ल हु sang a sweet song on the stage yesterday। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, आई टॉक्ड विद द बॉय, आई टॉक्ड विद द बॉय, मैंने उस लड़की से बात की। हु गॉट फर्स्ट क्लास लास्ट ईयर, जिसने लास्ट ईयर फर्स्ट क्लास प्राप्त की थी। तो यहाँ देखिएगा हमने वही करा है, आई मेट द लेडी हु sang स्वीट सॉन्ग ऑन द स्टेज। मैं उस युवती से मिला जिसने स्टेज पर मधुर गीत गाया था। माई फादर प्रेज्ड द बॉय हु वॉज टैलेंटेड। मेरे पिता ने उस बच्चे की तारीफ़ की जो टैलेंटेड था। एक बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं हम आपको, वो जो याद रखने का है कि हु का प्रयोग जो होता है वो बड़े जानवर और इंसानों के लिए किया जाता है, सजीवों के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग इंसानों के लिए और बड़े जानवरों के लिए किया जाता है। ओके, और अभी विच आने वाला है जिसका मतलब होता है जो कि या जिसने। उसका प्रयोग छोटे पशु पक्षी और निर्जीव चीज़ के लिए किया जाता है। तो हु का प्रयोग सजीवों के लिए, पुरुषों के लिए और बड़े जानवरों के लिए, जबकि विच का प्रयोग निर्जीव चीज़ों के लिए और छोटे पशु पक्षियों के लिए किया जाता है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आई किल्ड द लॉइन हु वॉज रोरिंग इन द फॉरेस्ट। मैंने उस शेर को मार दिया जो जंगल में दहाड़ रहा था। शी किल्ड द टाइग्रेस हु वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द लेक। उसने उस टाइग्रेस को मार दिया जो लेक से पानी पी रही थी। ओके, तो सजीवों के लिए और बड़े जानवरों के लिए हु का प्रयोग होता है। विच का प्रयोग काय के लिए होता है, देखिएगा, छोटे छोटे पशु पक्षी, छोटे छोटे पशु पक्षी और निर्जीव चीज़ों के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम बताते हैं आपको छोटे छोटे पशु पक्षी, जैसे माई ब्रदर किल्ड द बर्ड विच वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। माई ब्रदर किल्ड द बर्ड विच वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। तो मेरे भाई ने उस चिड़िया को मार दिया जो कि आसमान में उड़ रही थी। देखिएगा, हु का मतलब भी जो किया जिसने, विच का मतलब भी जो किया जिसने, तो इनमें अंतर है। तो चिड़िया छोटी है ना, एक छोटा पक्षी है, तो अपन ने क्या लगा दिया, विच, यहाँ हु नहीं आएगा। नेक्स्ट अब देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। माई सिस्टर बॉट अ रिंग, माई सिस्टर बॉट अ रिंग
विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी बहन ने एक रिंग खरीदी विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी हुई थी, जो कि सोने की बनी हुई थी। तो देखिएगा ये नॉन लिविंग है, रिंग तो नॉन लिविंग है, तो इसलिए हमने विच का प्रयोग कर दिया। तो ये देखिएगा रिया बॉट अ रिंग विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, तो रिया ने एक अंगूठी खरीदी जो कि सोने की बनी हुई थी। और माई ब्रदर किल्ड द बर्ड विच वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, मेरे भाई ने उस चिड़िया को मार दिया जो कि आसमान में उड़ रही थी। अब वैन का प्रयोग करके, यहाँ देखिएगा वैन का प्रयोग करके, तो वैन का प्रयोग करके देखिएगा क्या होगा। जब टाइम का आभास होता है, जब टाइम का आभास होता है तो हम वैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन नॉट टेल यू द टाइम व्हेन द प्राइम मिनिस्टर विल कम हेयर, मैं आपको समय नहीं बता सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ कब आएंगे। यहाँ वैन का मतलब क्या है कि कब, ओके। और शी कैन नॉट टेल यू व्हेन दे विल गेट सक्सेस, शी कैन नॉट टेल यू, वह तो मैं नहीं बता सकती है व्हेन दे विल गेट सक्सेस, कि वे सफलता प्राप्त कब करेंगे। देखिएगा व्हेन का प्रयोग समय के लिए, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ, व्हेन द CM विल कम, कि CM कब आएंगे। शी कैन नॉट टेल यू, वह तुम्हें नहीं बता सकती है, व्हेन अंकिता विल गेट सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम, कि अंकिता इस एग्ज़ाम में कब सफलता प्राप्त करेगी। देखिएगा कभी कभी तो टाइम वो बता देंगे, सीधे लिख देंगे कि आई कैन नॉट टेल यू द टाइम, और कभी द टाइम को अंडरस्टूड कर देंगे। तो आप समझ जाइएगा, अगर आपको सेंटेंस को देख के एग्ज़ामिनेशन रूम में आप बैठे हुए हैं और लग रहा है कि समय का आभास हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर व्हेन लगा पाते हैं, या सिंथेसिस में व्हेन से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। बाय यूजिंग वेयर, अब वेयर का मतलब होता है कि कहाँ, वेयर मीन्स क्या होगा कि कहाँ। दिस इज़ द स्टेडियम, यह वह स्टेडियम है, दिस इज़ द स्टेडियम वेयर तेंदुलकर यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, जहाँ तेंदुलकर अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आप रास्ते से जा रहे, आपने वो स्टेडियम देखा, तो आपने कहा कि दिस इज़ द स्टेडियम वेयर तेंदुलकर यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, जहाँ तेंदुलकर अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। तो जहाँ की तेंदुलकर अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हो, उसको बता रहे हो ऐसा। तो वेयर का प्रयोग आपको समझ में आ गया। आप जा रहे हैं, आपने एक कॉलेज देखा, दिस इज़ द कॉलेज वेयर आई यूज्ड टू स्टडी इन माई चाइल्ड, दिस इज़ द कॉलेज वेयर आई यूज्ड टू स्टडी, यह वो कॉलेज है जहाँ मैं स्टडी किया करता था। दिस इज़ द कॉलेज वेयर आई यूज्ड टू स्टडी, जहाँ मैं अध्ययन किया करता था। तो वेयर में देखिएगा दिस इज़ द स्टेडियम वेयर तेंदुलकर यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, तो वेयर लगा है, और की जहाँ, मतलब यहाँ पर वेयर का प्रयोग ये कर दिया। दिस इज़ द सिटी वेयर भगत सिंह फॉट फॉर फ्रीडम, यह वो सिटी है जहाँ भगत सिंह स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। बाय यूजिंग वाई, वाई का प्रयोग करके, वाई का प्रयोग करके, तो जब रीज़न स्पष्ट हो रहा हो, वाक्य से रीज़न स्पष्ट हो रहा हो, तो हम वाई का प्रयोग देखा करते हैं। दोनों वाक्यों को वाई से जुड़ा हुआ देखा करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंतर्गत। जैसे आई कैन नॉट टेल यू द रीज़न वाई शी हैज़ बिकम एंग्री विद मी, मैं आपको कारण नहीं बता सकता हूँ कि वह मुझसे नाराज़ क्यों हो गई है। आई कैन नॉट टेल यू द रीज़न वाई शी हैज़ बिकम एंग्री विद मी, कि वह मुझसे नाराज़ क्यों हो गई है। नेक्स्ट, माई फादर कैन नॉट टेल यू, अब यहाँ रीज़न अंडरस्टूड है। माई फादर कैन नॉट टेल यू वाई शी कुड नॉट गेट सक्सेस इन दैट एग्ज़ाम, कि वह उस एग्ज़ाम में सफलता क्यों नहीं पा सकी। मेरे पिताजी कारण नहीं बता सकते, या मेरे पिताजी नहीं बता सकते हैं। माई फादर कैन नॉट टेल यू, मेरे पिताजी आपको नहीं बता सकते हैं। वाई शी कुड नॉट गेट सक्सेस
इन दैट एग्ज़ाम, कि वह उस एग्ज़ाम में सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर सकी। देखिएगा, आई कैन नॉट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, द रीज़न, कारण, वाई ही हैज़ बिकम एंग्री, कि वह नाराज़ क्यों हो गया है। और माई फादर डिड नॉट नो, मेरे पिता नहीं जानते थे, वाई ही लेफ्ट दैट सिटी, उसने उस शहर को क्यों छोड़ा। एग्ज़ाम्पल वही है, उसी के जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, कुछ हमने आपको एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके, अपन को एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके, तो ये कॉम्प्लेक्स के प्रकार है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के प्रकार हैं, ओके, काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एडवर्ब क्लॉज। तो बिकॉज का प्रयोग करके, बिकॉज का प्रयोग करके, तो देखो, ही हैज़ गॉट फर्स्ट क्लास बिकॉज ही हैज़ वर्कड हार्ड दिस ईयर, उसने फर्स्ट क्लास प्राप्त की है क्योंकि उसने इस साल कठिन परिश्रम किया है। ही हैज़ बिकम एंग्री बिकॉज आई मेड अ नॉइज़, वह मुझसे नाराज़ हो गया है बिकॉज आई मेड अ नॉइज़, क्योंकि मैंने शोर किया। ही हैज़ बिकम एंग्री बिकॉज आई मेड अ नॉइज़। तो देखिएगा, ये बिकॉज कि आई लाइक यू बिकॉज यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, आई लाइक यू बिकॉज यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, मैं आपको पसंद करता हूँ क्योंकि आप एक ईमानदार लड़के हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? जो इफ़ से स्टार्ट होते हैं, यदि से शुरू होते हैं। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप सफलता प्राप्त करोगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो इसमें होता क्या है कि इफ़ से प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला वाक्य जुड़ा होता है और कॉमा लगा करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का दूसरा वाक्य होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है? कंडीशन कि इफ़ यू कम हेयर आई शैल हेल्प यू, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो भले ही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है लेकिन इसी तरीके से बोला जाता है। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ से जुड़ करके जब इस प्रकार के सेंटेंसेस देखेंगे तो यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं आपकी सहायता करूँगा। ओके, जैसे देखिएगा, इफ़ यू मेक अ नॉइज़ इन द क्लास, यदि आप कक्षा में शोर करेंगे, द प्रिंसिपल विल बिकम एंग्री विद ऑल ऑफ यू, प्रिंसिपल आप सब से नाराज़ हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये इफ़ का प्रयोग है। स्टूडेंट्स, इफ़ की सेकंड कंडीशन, इफ़ की सेकंड कंडीशन, पहले वाक्य में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होती है और दूसरे वाक्य में वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होती है। जैसे इफ़ शी हैड कम टू मी, यदि वह मेरे पास आती, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैं उसकी सहायता करता। ये भी कंडीशनल है कि यदि वह मेरे पास आती तो मैं उसकी सहायता करती। इफ़ यू हैड गिवन मी योर बुक्स, यदि आप मुझको अपनी बुक्स दे देते, आई वुड हैव टॉक्ड विद यू, तो मैं तुमसे बात करता। ओके, तो यहाँ ता आ रहा है, उसमें क्या था कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म है फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड में वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म। तो जब भी कभी आपको ऐसा सेंटेंस दिखता है कि इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड द DM वुड हैव अवार्डेड यू, यदि आप कठिन परिश्रम करते तो DM आपको अवार्ड देते। ये हमने आपको पहले ही बताया था। इफ़ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर, यदि वह मेरे पास आती तो मैं उसकी सहायता करता। अब देखिएगा, ऑल्दो या दो एक ही बात है। ऑल्दो के बाद येट से हम दूसरे वाक्य को जुड़ा हुआ पाते हैं और ऑल्दो की जगह आप दो का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको येट नहीं लगाना है तो आप उसके स्थान पर कॉमा भी लगा सकते हैं। ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है।
आप येट के स्थान पर कॉमा भी लगा सकते हैं। ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, ऑल्दो ही इज़ पुअर कॉमा ही इज़ ऑनेस्ट, या दो से इसको बना दीजिए, दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, दो ही इज़ पुअर कॉमा ही इज़ ऑनेस्ट। मतलब आप येट के स्थान पर कॉमा लगा सकते हैं, ऑल्दो के स्थान पर दो का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस है आई पनिश्ड हिम। इस तरीके से दो सेंटेंस आपने कॉम्प्लेक्स में जोड़े होंगे, ही रिस्पेक्टेड मी, तो ऑल्दो आई पनिश्ड हिम येट ही रिस्पेक्टेड मी, ऐसे आपने जोड़ा था। तो यह है ऑल्दो आई पनिश्ड हिम येट ही रिस्पेक्टेड मी, या दो आई पनिश्ड हिम ही रिस्पेक्टेड मी। हमने यहाँ क्या करा, येट के स्थान पर कॉमा दे दिया। तो आप क्या करते हैं कि ऑल्दो के स्थान पर दो ले सकते हैं और दूसरा सेंटेंस येट से भी जोड़ सकते हैं और कॉमे से भी जोड़ सकते हैं। तो कभी भी आपको ये सेंटेंस दिखेगा, कभी येट से जुड़ा होगा और कभी कॉमे से जुड़ा होगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर कि दो आई पनिश्ड हिम ही रिस्पेक्टेड मी, यद्यपि मैंने उसको सजा दी फिर भी उसने मेरा सम्मान किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा एज सून एज। तो एज सून एज पर क्या होता है कि एज सून एज से दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही आप देखो कि ये एज सून एज का वाक्य है तो आप समझ जाओ कि ये कॉम्प्लेक्स का वाक्य है। ओके, तो एज सून एज द केरला एक्सप्रेस अराइव्ड, एज सून एज द केरला एक्सप्रेस अराइव्ड आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। एज सून एज द सन रोज, जैसे ही सूरज उगा, द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। ओके, एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, जैसे ही टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया, ऑल द स्टूडेंट्स सेट साइलेंटली, सारे स्टूडेंट्स शांत बैठ गए, सारे स्टूडेंट्स शांत बैठ गए। देखिएगा एज सून एज आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म द ट्रेन अराइव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल एज द डॉक्टर केम, एज सून एज द डॉक्टर केम द पेशेंट डाइड, जैसे ही डॉक्टर आया वैसे ही पेशेंट मर गया। एज सून एज द डॉक्टर केम द पेशेंट डाइड, मतलब डॉक्टर का आना ही हुआ और पेशेंट मर गया। तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत उदाहरण होगा। अब देखिएगा पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो और दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो और आगे अनलेस लगा हुआ हो, तो ये भी कॉम्प्लेक्स के वाक्य हुआ करते हैं। दीज आर ऑल्सो द सेंटेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस स्टूडेंट्स वर्क हार्ड दे विल नॉट पास, जब तक स्टूडेंट्स कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक वे पास नहीं होंगे। अनलेस प्लेयर्स वर्क हार्ड इन द फील्ड, जब तक प्लेयर्स फील्ड में कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, दे विल नॉट गेट सक्सेस, तब तक वे सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। देखिएगा यहाँ पर अनलेस के एग्जाम्पल, अनलेस यू गिव मी योर बुक्स, जब तक आप मुझे अपनी किताबें नहीं देते हो, आई शैल नॉट हेल्प यू, तब तक मैं आपकी सहायता नहीं करूँगा। ओके, और अनलेस प्लेयर्स वर्क हार्ड, ये जब तक प्लेयर्स कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, दे विल नॉट गेट सक्सेस, तब तक वे सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। ध्यान रहे पहले वाक्य में नॉट कभी नहीं आता, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है। अनलेस जो वर्ड है इसकी हिंदी ही है जब तक नहीं, इसलिए इसके संग डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। अब जब आपका सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट हो रहा हो, जब आपका सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट हो रहा हो, पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया हो और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंतर्गत आया करते हैं। देखिएगा, व्हेन शी कम्स टू मी आई शैल गिव हर अ रिंग ऑफ गोल्ड, जब वह मेरे पास आएगी तो मैं उसको सोने की अंगूठी दूंगा। तो ये क्या है, देखिएगा कि रक्षाबंधन पर बहन के लिए आप बोल रहे हो कि व्हेन शी कम्स टू मी आई शैल गिव हर द रिंग ऑफ गोल्ड, तो मैं उसे सोने की अंगूठी दूंगा। तो ये पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, गॉट इट।
और इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल देखिएगा, व्हेन द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइस इन द क्लास, जब स्टूडेंट्स कक्षा में शोर मचाएंगे, द टीचर विल स्कोल्ड देम, तो अध्यापक उन्हें डांटेंगे, तो अध्यापक उन्हें डांटेंगे। व्हेन रोहित गेट्स अवार्ड, आई शेल कॉन्ग्रेचुलेट हिम, जब रोहित अवार्ड प्राप्त करेगा तो मैं उसे बधाई दूंगा। यहाँ देखिएगा, गेट्स अवार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, दोनों जुड़े हुए हैं व्हेन से, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार से जब पहला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया हो, जब पहला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया हो और दूसरा पास्ट कंटिन्यूस में दिया गया हो, तो हम दोनों वाक्यों को व्हेन से जोड़ देते हैं। कब? जब कॉम्प्लेक्स में आप सेंटेंसेस का सॉल्यूशन कर रहे होते थे। जैसे आपका एग्जांपल है कि व्हेन माय मदर कुक्ड फूड आई वॉज रीडिंग इन माई रूम। व्हेन माय मदर कुक्ड फूड, जब मेरी माँ ने खाना बनाया तो मैं रामायण पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग इन माई रूम हो गया कि मैं अपने रूम में अध्ययन कर रहा था। आई वॉज रीडिंग द रामायण का मतलब है कि मैं रामायण पढ़ रहा था। व्हेन माई मदर कुक्ड फूड आई वॉज रीडिंग द रामायण। पहला वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, दूसरा वाक्य पास्ट कंटिन्यूस में है, तो दोनों व्हेन से जुड़े हैं। ये सेंटेंसेस भी आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंतर्गत आया करते हैं, ये सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स में आया करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अब लेस्ट का प्रयोग करके दो वाक्य जुड़े हुए पाते हैं आप, यानी कि कॉम्प्लेक्स में लेस्ट से भी वाक्य जुड़े होते हैं। लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, तो लेस्ट के नेगेटिव होने में इसका मतलब क्या होता है? जब तक नहीं, जब तक नहीं। कॉम्प्लेक्स में दो वाक्य, दो सेंटेंसेस लेस्ट से भी जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन दिस एग्ज़ाम। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन दिस एग्ज़ाम, ये एक परफेक्ट रूल है कि जब लेस्ट से वाक्य जुड़ता है तो दूसरा वाक्य शुड में ही दिया गया होता है और शुड के बाद नॉट कभी नहीं आता, बिकॉज लेस्ट इज़ नेगेटिव इन इटसेल्फ। लेस्ट अपने आप में ही नेगेटिव है, तो हमको शुड नॉट नहीं करना है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन दिस एग्जामिनेशन। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। और ये हमने एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। संभल कर चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे गिर जाए। ओके, संभल कर चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे गिर जाएं।